नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा चुनावों की। महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए और राजस्थान के करीब 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर। राजस्थान के चुनावी रण में रिवाज तोड़ने की जद्दोजहद कर रही कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए आज 2 और गारंटियों का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की तो खुद प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार की गारंटियां गिनाते हुए पीएम मोदी पर सवालों की बारिश कर दी। राजस्थान आज स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्य बीमा मैंने आपसे कहा 25 लाख रुपए तक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई चल रही है, जिसमें 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य बना है। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो गई है आपके प्रदेश में। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाती। इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया। जो ये गारंटी दी है लागू कर दिया है। माइक संभालते ही गहलोत ने कांग्रेस की गारंटियों में 2 और गारंटियां जोड़ दी। पहली गारंटी ये कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई तो हर गृहिणी को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, सरकार हमारी आएगी तो जबकि दूसरी ये कि सत्ता में वापसी के बाद सूबे के सभी 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे, जो पिछले 3 महीने से सिर्फ उज्ज्वला योजना वाले 76 लाख परिवारों को मिल रही है। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो हम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा से पहले ही बीजेपी ने माइंड गेम खेल दिया। दिल्ली से जयपुर तक पार्टी के प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस के सामने सवालों की झड़ी लगाने लगी। इल्जाम ये आया कि कर्नाटक और हिमाचल में तो कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, फिर राजस्थान की जनता उनकी गारंटियों पर एतबार कैसे करे। पार्टी ने प्रियंका के सामने राजस्थान में कानून व्यवस्था का सवाल भी उछाल दिया। कुछ नहीं हुआ, आज का टैगलाइन है कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है, सरकारी पद, उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये सब कुछ नहीं हुआ कैटेगरी में। हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। अब कर्नाटक में क्या हुआ है इसकी कहानी भी आप सुनिए। आप तो जानते ही हैं, एक ही व्यक्ति के घर से 120 करोड़ रुपए 102 करोड़ रुपए निकल रहा है। ट्रांसपोर्टर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, जिसको देखो आज कर्नाटक में वो हड़ताल में है। घोषणा पत्र में क्या कहा था? घोषणा पत्र में कहा था कि शक्ति स्कीम लागू होगी, जिसमें महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा। नतीजा क्या हुआ? ओवर क्राउडिंग। जो लोग शांति प्रिय तरीके से बस में महिलाएं जा पा रही थी, वो आज जा नहीं पा रही। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का लगभग 1600 करोड़ रुपए का नुकसान है। नुकसान ही नुकसान, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, गृह ज्योति। आज कर्नाटक में गृह अंधकार, और इस वादे के कारण आज अंधकार में कर्नाटक डूबा हुआ है। किसी को गृह ज्योति योजना का लाभ कर्नाटक के अंदर आज कांग्रेस की सरकार में मिल नहीं रहा है। प्रियंका वाड्रा जी ये जब नारा देती हैं, लड़की, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नारा है, लेकिन फिर उसके पीछे इनका खोखलापन दिखाई देता है। ये प्रियंका वाड्रा जी
महिला सुरक्षा को लेकर मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी। इनके भाई हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है। 10 दिन का वादा करके जो गए आज 1700 दिन हो गए हैं। वो जो किसान लोन माफी थी वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये कहते हैं आंकड़ा 350 नहीं है, आंकड़ा 19 है या 20 है, ऐसा कुछ बताते हैं आंकड़ा। पूछा कि क्यों साहब? बोलते खेत में काम जरूर करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो किसान नहीं है। ये मेरे को परिभाषा तो बड़ी जबरदस्त लगी। बीजेपी को ये बात पता थी कि हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह वो गारंटियां ही थी, जिसमें समाज के हर तबके के लिए सहूलियतों का ऐलान किया गया था। पब्लिक को कांग्रेस की ये घोषणाएं रास आ गई और दोनों राज्यों की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई। जाहिर है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन गारंटियों को लेकर जनता के विश्वास को कैसे तोड़ा जाए, किसी न किसी बहाने हवा का रुख कैसे मोड़ा जाए। बयानों के बहाने ही सही, लेकिन कांग्रेस को किसी न किसी तरह घेरा जाए। तभी तो दिल्ली से गहलोत के बहाने कांग्रेस से खालिस्तान पर सफाई मांगी गई, तो जयपुर में बीजेपी की जुबान पर जिहाद बैठ गया। जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण। अगर घोषणा पत्र लागू किया होता हिमाचल प्रदेश में, अगर घोषणा पत्र लागू किया होता कर्नाटक में, तो आज खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ा होता, क्योंकि घोषणा पत्र ना तो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ और ना ही कर्नाटक में लागू हुआ। ये सब जिहादी मानसिकता के शिकार हैं। छोड़ दिया इनको, भूल गए इनको। ये तो केवल उदाहरण है और जिहादियों ने मारा है इनको। तो तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है यहाँ पे? क्यों इनको जस्टिस नहीं मिल रहा? और इन्हीं के भाई कहते हैं कि 10 दिन में हम लोन माफी कर देंगे। आज 1700 दिन हो गए, वो 10 की गिनती क्या अभी तक खत्म नहीं हुई। 19,422 लोगों की जमीन कुर्क हो गई है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इनके ऊपर जो भी नहीं रहेंगी। कि सवाई माधोपुर में ऐसा क्या है? क्या छुपा रखा है सवाई माधोपुर में कि बार बार बड़े नेता सब सवाई माधोपुर जाते हैं कुछ देखने के लिए कि सुरक्षित है या नहीं। दिल्ली से जयपुर तक बीजेपी के प्रक्षेपास्त्रों से प्रियंका तनिक भी विचलित नहीं हुई। राजस्थान में रिवाज बदलने की जिद उठाने प्रियंका ने सीधे सीधे पीएम मोदी को निशाना बनाया, इस सवाल के साथ कि अगर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं, तो फिर पुरानी पेंशन देने के लिए खजाना क्यों खाली है? आज जितनी भी ये पुलिसकर्मी है, जितने यहाँ तैनात है, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं, वो पैसे कहां से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना संसद ठीक तरह से चल रहा है। उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे। ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है। राजस्थान के रण में बीजेपी ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। खुद पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि सूबे में बीजेपी का चेहरा कमल होगा। ऐसे में कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि जब पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी राजस्थान जीतना चाहती है, तो जिन सवालों से पीएम घिर सकते हो, उन्हीं सवालों को ज्यादा ताकत से उछाला जाए। प्रियंका ने भी झुंझुनू में ऐसा ही किया। पुरानी पेंशन और कर्मचारियों की हक का नारा बुलंद करने के बाद जाति जनगणना का भी जिक्र छेड़ दिया। बीजेपी की दुखती रब को छू दिया। ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी।
और ये बात इसलिए चुप रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। देखिए, इनके सिर्फ खाली घोषणाएं हैं, खोखली घोषणाएं हैं, खाली लिफाफे हैं। 5 राज्यों के चुनावी रण में राहुल और प्रियंका को घेरने उतरी बीजेपी की टोली को बैकफुट पर धकेलने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी माइंड गेम का सहारा लिया। कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का दावा कर दिया। 5 स्टेट का इलेक्शन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे और लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं कि वोट डालने के लिए। और बीजेपी के लिए बहुत से लोग एक एंटी इनकमेंसी भी आई है और लोग बहुत तंग हो गए हैं। तेलंगाना हो, उसके बाद मध्य प्रदेश हो और राजस्थान में तो गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा कर रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। जो कुछ मध्य प्रदेश में है वो चौहान के वजह से वहाँ पर समस्या है और लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। तो हमको आशा है कि हम हर पूरे 5 स्टेट में सरकार लाएंगे। हालांकि खड़गे ने 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल मानने से इनकार कर दिया। इस तर्क के साथ कि हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, परेशानियां और जरूरतें भी अलग होती हैं और लोग इसी हिसाब से मतदान करते हैं। केजे श्रीवत्सम, झुंझुनू, न्यूज़ 24। पिछले महीने जालना में हिंसा के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन की बुझी हुई आग से फिर चिंगारी फूट गई है। मनोज जरांगे पाटिल अल्टीमेटम के पूरा होने के बाद फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी जरांगे के साथ खड़ी, तो शिंदे सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। सवाल यही, क्या जरांगे का ये आंदोलन महाराष्ट्र में विपक्ष को सत्ता के खिलाफ नया हथियार देगा? क्या ये आंदोलन 2024 के रण में भी विपक्षी खेमे को फायदा पहुंचाएगा? चालीस दिन का अल्टीमेटम खत्म हुआ। 41वें दिन भी महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और ऐलान के मुताबिक मनोज जारांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए। जालना से मराठा आरक्षण आंदोलन की नई जंग शुरू हो गई। पहला प्लान तो है, हम महाराष्ट्र में पूरे गांव में साखरी उपोषण किया है और शुरू हो गए। हम 28 तारीख के बाद दूसरा भी टप्पा पार करेंगे, क्योंकि ये पहला ही टप्पा उनको मिलेगा नहीं और दूसरा तो उनको छेपे भी। देखो तुम ये शांतता का युद्ध कैसा होता है। तो सरकार ने और देश ने पहले बार देखा होगा शांतता का आंदोलन भी सरकार को फेल नहीं सकता। सभी पक्ष के सत्ताधारी से सभी पक्ष के लोगों ने ठहराव किया था। उन्होंने बोला था कि 4 दिन में आपकी मांग पूरी करनी तो नहीं हो सकती, वो कायदा टिकेगा नहीं। इसलिए आप सरकार यानी कि सभी पक्ष महाराष्ट्र के बोला था कि आप ठहराव पानी करते हैं, आप 1 महीने का समय दे, ये आंदोलन शांतता से ही चलेगा, हम आंदोलन करेंगे ही नहीं। लेकिन ये शांतता का युद्ध जो है, शांतता का आंदोलन जितना कि हमें रहेंगे, लेकिन ये सरकार को पेलेगा। इतनी बात मैं साफ कर रहा हूँ,
सरकार वोट पेलेगा नहीं, मराठों का ये शांतता का युद्ध नहीं पेलेगा या नहीं पेलेगा। आप देखते जाओ ये शांतता का युद्ध कितनी ताकत से होता है। 40 साल के मनोज जारांगे पाटिल मूल रूप से भीड़ के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के चक्कर में उन्हें जालना के अंबाद आना पड़ा था। यहाँ उन्होंने एक होटल में काम करके जैसे तैसे गुजर बसर किया। कुछ समय बाद पाटिल ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर जीवन के नए अध्याय का आगाज किया, लेकिन शायद उन्हें सियासत की कुछ शर्तें नागवार गुजरी और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद पाटिल ने शिवबा संगठन नाम का संगठन बनाया। यह संगठन मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए काम करता था। पिछले साल अगस्त में मराठा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से समुदाय के आरक्षण की मांग उठाई थी। उस दौरान कार्यकर्ताओं की आवाज में पाटिल का एक वीडियो भी शामिल था। तब पाटिल की आवाज शिंदे तक नहीं पहुंच सकी। ठीक एक साल बाद सीएम शिंदे को पिछले हफ्ते पाटिल को फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे पाटिल से आंदोलन बंद करने का अनुरोध किया। पाटिल ने सीएम के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और बीते 8 सितंबर को मनोज जालना में 7 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए, जिससे हिंसा भड़क उठी। मराठा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पीटने का आरोप भी लगाया। अब एक बार फिर जारांगे की भूख हड़ताल के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत मराठा आंदोलन पर टिक गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर सरकार 40 दिन तक कर क्या रही थी। मैं तो पूरी मांग कर रही हूँ, मैं पहले दिन से मांग कर रही हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल अधिवेशन लेना चाहिए। धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम समाज का जो आरक्षण है, इसके लिए अर्जेंटली यहाँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसी ऑल पार्टी मीटिंग में एक स्पेशल असेंबली का अधिवेशन ले। यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भेजे। दिल्ली में पार्लियामेंट का एक सेशन बुला सकते हैं। हम पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़े रहेंगे। अगर मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का सवाल है तो एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ खड़ी रहेगी, जो भी सरकार ये काम करेगी। मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की सियासत के लिए कितना अहम है, इसका सबूत विजयदशमी के मौके पर शिवसेना के दोनों गुटों का वो भाषण है जिसमें सीएम शिंदे हर हाल में आरक्षण दिलाने का वादा कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे शिंदे सरकार को जनरल डायर बता रहे हैं। मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण हे सरकार देणार म्हणजे देणार। या एकनाथ शिंदेच्या शरीरामध्ये रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत या मराठा समाजासाठी लढणार। मी छत्रपतींच्या समोर साक्षी या ठिकाणी त्यांची शपथ घेऊन सांगतो। जरांगे पाटलांना धन्यवाद देतोय। अत्यंत समजदारपणाने त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलेलं आहे। धनगरांना साथ घातलेली आहे। मी ज्या वेळेला जालन्यात शांततेमध्ये हे आंदोलन सुरू होतं आणि आत्ताचं जे सरकार आहे, डायरचं सरकार, मराठा आंदोलन तेव्हाही सुरू होतं, पण इकडे आलेल्यानी एकाने तरी सांगावं, कधीतरी कोणावर तरी लाठी माराचा आदेश मी दिला होता का? मग पोलीस एवढे रानटी होऊ शकतात? तेच पोलीस आहेत, आदेशाचं पालन करणारे पोलीस आहेत। काय करणार, काय कुठे चाललो होतो आपण? गद्दारांना म्हणा तुमच्यात हिम्मत असेल तर हा प्रश्न सोडून दाखवा। मनोज जारांगे पाटिल अब मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सीएम शिंदे भी उनसे आंदोलन वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। मानो सबको पता है कि मराठा आंदोलन की आंच में सत्ता पक्ष का झुलसना तय है और विपक्ष इस मुद्दे के जरिए 2024 के बिसात भी बिछा चुका है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। और अब बात विधानसभा चुनाव की। चुनावी मौसम में पार्टियां सब कुछ लुटा देने पर आमादा हैं। सत्ताधारी सरकारी खजाना लुटा रहे हैं तो विपक्षी वादों और दावों की झड़ी लगा रहे हैं। राज्यों का किला फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी शिद्दत से जुटे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के झुंझुनू से कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी गारंटी का हथियार छोड़ा है और राजस्थान में कांग्रेस कर्नाटक वाली रणनीति से दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश में है। मोदी जी का लिफाफा। राजस्थान चला कर्नाटक की चाल, चुनावों में सुधरेंगे कांग्रेस के हाथ।
पब्लिक के लिए गारंटियों का वादा, सत्ता के लिए क्लियर कांग्रेसी इरादा। चुनाव में आधी आबादी की फिक्र, लोकल मुद्दों का नहीं हो रहा जिक्र। दो 200 सीटें, 5.28 करोड़ वोटर, 2.75 करोड़ पुरुष वोटर, 2.53 करोड़ महिला मतदाता, 22 लाख नए वोटर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। तारीखें तय हैं, रिजल्ट डे डिक्लेयर हो चुका है। तय तारीखों में जनता दरबार तक पहुंचने से पहले हर पार्टी अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटी है। यूं तो विधानसभा चुनावों के हर तारीख में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, लेकिन राजा और रानी के किरदारों से सजे राजस्थान का रण में सबसे टफ फाइट होने की उम्मीद है। यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, राजस्थान में लगातार जीत की नींव को मजबूत करने में लगे। हिमाचल और कर्नाटक जीत के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस अपनी गारंटियों के साथ एक बार फिर राज्य की राजनीति में खुद को अव्वल साबित करने की जुगत में है। राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा फोकस महिलाओं पर है। चुनावी तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की 2 गारंटियों की घोषणा की है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि गृह लक्ष्मी गारंटी के तहत परिवार की महिला मुखिया को साल में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 राशि 2 से 3 किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपए सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो तुम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपए प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपए मिलेगा, ये सम्मान है उनका। महिला मुखिया का सम्मान होगा प्रदेश के अंदर। 10,000 रुपए जो मिलेंगे, स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसको। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2,000 रुपए या 1,000 रुपए, तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी। उसको मालूम है बेटी आएगी, दोस्ती आएगी, दोस्ता आएगा, तो आराम से 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है। और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है, सब शर्तें हटा दी हमने। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, 1,000 रुपए मिनिमम दे रहे हैं हम लोग। और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा। 1,000 का 2,000 होगा, 2,500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली तय थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की मौजूदगी में पहली बार हुआ कि राज्य के किसी नेता ने गारंटियों का वादा किया। अशोक गहलोत की गारंटियों के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने भी माइक संभाला, झुंझुनू से राजस्थान की जनता के दिल में उतरने की कोशिश की। लेकिन प्रियंका की जुबान से भी महिला आरक्षण और राजस्थान की महिलाओं के लिए वादों की बात ज्यादा निकली। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए हैं कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए अब सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए? पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई, अभी आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम
आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे SC, ST, OBC के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। इन्होंने 1200 तक इसका दाम कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब चुनाव आ रहा है, उसको घटाने जा रहे हैं, वो भी अपने प्रदेशों में। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। धोखा हो रहा है, खोखली बातें हो रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के कैंपेन और योजनाओं के केंद्र में इस बार महिलाएं ही हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद से महिला आरक्षण बिल पास करके और सांसद दिया कुमारी और वसुंधरा राजे को विधानसभा चुनावों में उतारकर महिलाओं को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और इसके पीछे बड़ी वजह है राजस्थान का बड़ा महिला वोट बैंक। प्रदेश में 60 से लेकर 99 आयु वर्ग के मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं आगे है। 60 से 69 आयु वर्ग के मतदाताओं में पुरुष वोटर्स की संख्या 26,17,332 है, जबकि महिलाओं की संख्या 26,19,051 है। 70 से 79 आयु वर्ग में पुरुष मतदाता 12,20,726 हैं, वहीं महिला मतदाता 14,13,173 हैं। वहीं 80 से 89 आयु वर्ग में पुरुष वोटर 3,73,931 हैं और महिलाओं की संख्या 5,80,011 है। यानी जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता है वैसे वैसे महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा फर्क 90 से 99 आयु वर्ग में देखने को मिल रहा है। इस आयु वर्ग में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले करीब 3 गुना है। राजस्थान में आज प्रियंका गांधी का तीसरा दौरा था। ये उनके चुनावी समय का तीसरा दौरा कहा जा सकता है। झुंझुनू से उन्होंने स्टार्ट किया और झुंझुनू के अंदर बड़ी सभा को संबोधित किया। उस सभा में महिलाओं को फोकस किया, किसानों को फोकस किया, जवानों को फोकस किया। शेखावाटी अपने जवानों के लिए बड़ा मशहूर है। हमारे इस इलाके के जवान फौज में काफ़ी तादाद में होते हैं। उनकी पेंशन की समस्या, किसानों के उपज के मूल्य की समस्या, इन सब पर बात करते हुए उन्होंने राजस्थान सरकार की उन उपलब्धियों का जिक्र किया जो अकाल महंगाई राहत केंद्र के रूप में हुई हैं, या महिलाओं को जो पेंशन वगैरह देने का सिलसिला उनको लेकर नई घोषणाएँ भी की। खाली लिफाफा आज उनका बड़ा रोचक तंज वाला जुमला था, जो शायद मेरा ख्याल है कि आने वाले चुनाव में बहुत लोकप्रिय होगा। और जब भी वो बात करेंगे तो खाली लिफाफे की बात करेंगे। राजस्थान में महिलाओं की ताकत को कांग्रेस और बीजेपी दोनों भली बात समझती हैं। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस की जुबान से महिलाओं के लिए गारंटियों का ऐलान हुआ, राजस्थान की राजनीति में घमासान शुरू हो गया। सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री जी, पहले मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ और 17 लाख के जो गारंटी कार्ड जारी किए, पहले उनकी गारंटी के बारे में जवाब देते तो अच्छा रहे। आज पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी, मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं, क्या उसका बजटीय प्रावधान उन्होंने किया था? उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन देने की बात कही, फिर जब हमने सवाल किया तो 40 लाख पर आए। 17 लाख बांटकर चुप हो गए, क्योंकि पैसा उन्होंने बजटीय प्रावधान ही 2,500 करोड़ किया था। और उसके अंदर भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, जो फोन बाजार के अंदर 5,000 से लेकर 5100 रुपये तक मिलता है, उसको 6,125 रुपये में उन्होंने जारी दिया सरकार के खजाने से पैसा। ये इनका टोटल गारंटी कार्ड भ्रष्टाचार की नींव पर रखा हुआ है। और अब इनकी गारंटियों से कोई मानने वाला नहीं है। एक गारंटी राजस्थान की जनता जरूर दे रही कि इनकी विदाई बड़ी धूमधाम से होगी। प्रदेश में आज एक बार फिर प्रियंका गांधी जी का दौरा हुआ, लेकिन इन दौरों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी ने भी वक्तव्य जारी किया, ट्वीट किया, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बेहद आशंकित और परेशान है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है कि इस राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो ये दोनों गारंटियां प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित करेगी। जहां तक राजेंद्र राठौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो बड़े बौखलाए हुए हैं। उन्हें अपनी हार सामने नजर आ रही है
इसलिए तरह तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर कांग्रेस का दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा से पहले ही बीजेपी ने माइंड गेम खेल दिया। दिल्ली से जयपुर तक पार्टी के प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस के सामने सवालों की झड़ी लगाने लगी। इल्जाम यह आया कि कर्नाटक और हिमाचल में तो कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, फिर राजस्थान की जनता उनकी गारंटियों पर एतबार कैसे करे। पार्टी ने प्रियंका के सामने राजस्थान में कानून व्यवस्था का सवाल भी उछाल दिया। कुछ नहीं हुआ, आज का टैगलाइन है कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है, सरकारी पद, उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये सब कुछ नहीं हुआ कैटेगरी में। राजस्थान की जनता उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। उनके जो नारे थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा अपने आप में तो ठीक था, लेकिन इतना खोखला क्यों था? ये गिद्ध राजनीति क्यों करती हैं, वो भी महिलाओं के इशू के ऊपर, दुष्कर्म के ऊपर, अपराध के ऊपर गिद्ध राजनीति क्यों? बाकी राज्यों में तो उनकी पैनी नज़र अलग अलग इशूज़ को ढूंढ लेती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में वसुंधरा जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है उनका। वसुंधरा जी एकमात्र ऐसी महिला नेत्री हैं जो राजस्थान के सारे हिस्से में अपनी पकड़ रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने समर्पण जैसी स्थिति तो होनी ही थी और वो हो गई। अब वो लगभग तय कर रही हैं और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की चेष्टा कर रही हैं। और मुझे लगता है कि वो पूरा संचालन जिस तरीके से कर रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि एक अपनी अच्छी स्थिति के रूप में सामने आ रही है। बीजेपी का तो कोई सिलसिला मुझे नज़र आता नहीं, लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर से कुछ नीचे काम चल रहा है और वो सब उनके नेतृत्व में चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इस साल बजट से ही महिलाओं के लिए घोषणाओं और योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। उनके प्रचार के पोस्टर्स का रंग भी इस बार महिला थीम पर गुलाबी रखा गया। योजनाओं की बात करें तो बचत राहत बढ़त, महंगाई राहत, स्मार्टफोन, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त राशन, फ्री बिजली जैसी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर ही चलाई गई। इन योजनाओं में करीब 1.90 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण भी किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रचार में महंगाई को भी बड़ा मुद्दा बनाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि इस बार महिलाओं का साथ उसे मिलेगा और राजस्थान में एक बार फिर पंजा अपने दम पर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।